हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वंस अगेन विद आशु अरोड़ा, टीचर ऑफ एपीएस। यस स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में हम अपना डेवलपमेंट चैप्टर जो हमारा कंटिन्यू था 10th क्लास का इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर, इसे हम ओवर करने वाले हैं विद द टॉपिक्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। ओके, हाँ जी। तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या कहती है, आप ये देखिए। तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या है कि इनकम, नो डाउट, अगर पर्सन की इनकम अगर अच्छी है, सॉलिड इनकम है, देन वी कैन गिव एन आइडिया कि दैट पर्सन इज द डेवलप्ड पर्सन। बट ऐसा नहीं है। देयर आर सो मैनी अदर मेजर्स, कुछ और मेजर्स भी हैं जिनसे हमें ये पता चलता है कि ओनली इनकम इज नॉट द पर्टिकुलर मेजर जिससे हम ये चेक करें कि वो डेवलप्ड है या नहीं है। देखिए, इवन दो द लेवल ऑफ इनकम इज इम्पोर्टेंट, लेवल ऑफ इनकम जानना किसी भी पर्सन का इम्पोर्टेंट है, बट येट इट इज एन इनएडिक्वेट मेजर ऑफ द लेवल ऑफ डेवलपमेंट। बट लेवल ऑफ डेवलपमेंट जानने के लिए दिस इज द इनएडिक्वेट मेजर। इट मींस देयर आर अदर मेजर्स we must consider while considering the level of development. Clear? अब then what we need the important criteria। अब ऐसा कौन से क्राइटेरिया जो हमें जरूरत है ये जानने के लिए कि लेवल ऑफ डेवलपमेंट कब अच्छा हो सकता है। देखिए, अब इससे पहले आप लोगों को ये जानना जरूरी है कि जो हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है वो किसने पब्लिश की थी। हाँ, एक और बात, अब मैंने आपको बात की क्राइटेरिया की, तो वो क्राइटेरिया नीचे डिस्कस किए गए हैं। हाँ जी। तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश करता है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्लियर? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम पब्लिश करता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो आप लोगों के पास एक और क्वेश्चन भी आ सकता है कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है। ये हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? वो पब्लिश करता है वर्ल्ड बैंक। ठीक है। और ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्लियर? हाँ जी। अब आप ये देखिए, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है पब्लिश करता है यूएनडीपी, वो क्यों इशू करता है, क्यों पब्लिश करता है, व्हाई, वेदर द ह्यूमन बीइंग्स आर लिविंग क्वालिटेटिव लाइफ और नॉट। ये जानने के लिए ये ह्यूमन बीइंग्स जो है वो क्वालिटेटिव लाइफ जो है वो स्पेंड यानी कि लिव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये जानने के लिए। तो ये रिपोर्ट जो है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कंपेयर करती है कंट्रीज को। द रिपोर्ट कंपेयर्स द कंट्रीज बेस्ड ऑन डिफरेंट कंट्रीज को कंपेयर किया जाता है। आपकी बुक में आप ये देखिए, सम डाटा रिगार्डिंग इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज फॉर 2004 का। मेरी बुक में 2004 है, तो आपकी अगर लेटेस्ट एडिशन की होगी तो आगे का डाटा भी हो सकता है। तो आपने यहाँ से ये टेबल स्टडी करना है। देखिए, अब इन कंट्रीज का कंपेयर किया गया है किस बेस पे? एजुकेशनल लेवल के बेस पे, हेल्थ स्टेटस के बेस पे और पर कैपिटा इनकम। ये आपके मेन क्राइटेरिया है डिफरेंट कंट्रीज को कंपेयर करने का। किसके अकॉर्डिंग? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो एजुकेशनल लेवल में हम लोग, जैसे कि इनकम एंड अदर क्राइटेरिया भी हम लोगों ने स्टडी किया था। एजुकेशनल लेवल में हम क्या चेक कर सकते हैं कि उस कंट्री में लिटरेसी रेट कितना है, नेट अटेंडेंस रेशियो कितना है वहाँ का। ठीक है। और इसके अलावा हेल्थ स्टेटस में हम लोग क्या चेक कर सकते हैं? हेल्थ स्टेटस में हम लोग चेक करेंगे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितना है। ठीक है। और इसके अलावा लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती है? दिस डिनोट्स द एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ, एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ अ पर्सन एट द टाइम ऑफ बर्थ। मींस अब मोस्टली क्या होता है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो एक तरह से, कैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो सभी कंट्रीज का अलग अलग होता है। ठीक है। हमारी कंट्री का लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो लगभग होगा 60, जो 2004 के डाटा के अकॉर्डिंग है। इंडिया का लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 64 और अब जो है वो 65.8 है। मींस ये नहीं है कि सभी लोगों की लाइफ जो है वो 65-68 ईयर्स के अराउंड होती है। कई लोगों की लाइफ इससे बहुत कम भी होती है, कई लोगों की लाइफ 80s 90s में भी चली जाती है। तो ये एवरेज तौर पे निकला होता है। क्लियर? और पर कैपिटा इनकम मींस लोगों का पर कैपिटा इनकम कितना है, उसके अकॉर्डिंग भी हम लोग ये चीज मेजर करते हैं कि हर एक कंट्री का डेवलपमेंट कैसा हो रहा है। ठीक है। तो जब हर एक कंट्री इन तीनों क्राइटेरिया के बेस पे अपना एक इंडेक्स
निकालती है, कंपैरिजन किया जाता है, एक इंडेक्स निकालती है, दैट इज नोन एज द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जैसे कि आपकी बुक में भी है। आप अपनी बुक में देख सकते हैं जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो फॉर द 3 लेवल्स निकलता है ना, इन तीनों लेवल्स का, पर कैपिटा इनकम का, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड लिटरेसी रेट। श्रीलंका 69 एंड इंडिया इज 60। उसके बाद एचडीआई रैंक तो जो वर्ल्ड में है वो अलग है। आप ये देख सकते हैं श्रीलंका इंडिया से कितना छोटा कंट्री है। श्रीलंका बहुत छोटी सी कंट्री है और इंडिया उससे कितना बड़ा है, ठीक है। उसके बावजूद भी श्रीलंका का लाइफ एक्सपेक्टेंसी 69 एंड इंडिया का कितना है 60। ग्रॉस एनरोलमेंट जो रेशियो है वो क्यों है? क्योंकि श्रीलंका में एजुकेशनल लेवल, हेल्थ स्टेटस और पर कैपिटा इनकम हमारी कंट्री से समथिंग बेटर है। ओके, सो जो श्रीलंका का ग्रॉस एनरोलमेंट है वो हमारे इंडिया से थोड़ा सा मीन 69 एंड 60 है, थोड़ा सा डिफरेंस है, बट अगर हम फिर भी देखें दैट इज द सम 10, 12, 15% के अराउंड बन जाता है, जो कि ज्यादा है, ठीक है। तो हम ये देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ तक हमारा ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट क्लियर हो जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट की। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट क्या है? आप लोगों ने अपने ज्योग्राफी में, इकोनॉमिक्स हम ज्योग्राफी पे टर्न करते हैं, ज्योग्राफी में चैप्टर 1 में हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ा था। एंड व्हाट वाज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट? is the development in which we are using resources in such a way that we are not compromising with our present need but we are conserving the resources for our future generation। आज की डेट में हम रिसोर्सेज को यूज करने के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं, इवन हम अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज को कंजर्व करके रखना चाह रहे हैं या रखते हैं। तो दिस इज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट मींस अपने आप भी हम रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं, और अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हम लोग उन रिसोर्सेज को कंजर्व करके रख रहे हैं। दिस इज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट मींस डेवलपमेंट को अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए सस्टेन करने के लिए हमारे पास कुछ एक चैलेंजेस हैं। वो चैलेंजेस क्या है? देखिए, अब डेवलपमेंट रिक्वायर्स, अगर आप अपनी कंट्री में डेवलपमेंट करते हो, सपोज के ऑयल वेल्स जो है हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो जब हम और डेवलपमेंट रिक्वायर करती है कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज को। जब हमने वो ऑयल वेल्स जो एक्सट्रैक्ट किए हैं, खुदवाए हैं, खोदे हैं, तो किसके लिए खोदे हैं? ऐसे रखने के लिए नहीं, वो कंज्यूम किए जाएंगे रिसोर्सेज। लेकिन आप ये देखिए, वो जैसे जैसे रिसोर्सेज कंज्यूम होंगे, देयर विल बी डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज। वो रिसोर्सेज धीरे धीरे खत्म होते जाएंगे। तो क्यों वो रिसोर्सेज धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं? अगर हम उन्हें कंजर्व करके नहीं रखेंगे अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए, देन हाउ वी कैन अचीव आवर गोल फॉर द सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। अगर हमने डेवलपमेंट को सस्टेन करके रखना है तो हमें अपने रिसोर्सेज को डिप्लीट होने से क्या करना है? बचाना है, हमें उन्हें कंजर्व करना है। क्लियर? तो सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज इज रिक्वायर्ड। हम कैसे उन्हें बचा सकते हैं? When we will use those resources sustainably, हम उन्हें sustainably यूज करेंगे। Sustainable use of resources is required। आपकी बुक में एग्जाम्पल है ग्राउंड वाटर इन इंडिया एंड केस ऑफ क्रूड ऑयल। अब हमारे इंडिया में देखिए, ग्राउंड वाटर का जो लेवल है ना, वो बहुत डाउन होता जा रहा है, ठीक है। अब हमारी कंट्री में 300 से भी ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पे ग्राउंड वाटर जो है 4-5 मीटर से भी नीचे तक खोदने पे नहीं मिलता है। अगर नो डाउट वाटर इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स। वो कैसे? आप ये देखिए कि बारिश होती है, वाटर आता है, वाटर हमारे ग्राउंड में नीचे जो है वो सिंक कर जाता है, फिर दोबारा से हम क्या करते हैं? टैप्स के थ्रू वही वाटर हमारे घर पे आता है, फिर बाद में जब बहुत गर्मी होती है तो फिर क्या होता है? फिर बारिश होती है, फिर पानी आता है। तो दिस इज द, ये साइकिल चलता रहता है। दिस इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स। तो हमारे इंडिया में मैंने बताया कि 300 से भी ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पे 4 से 5 मीटर तक भी अगर हम खुदाई करते हैं तो हमें पानी नहीं मिलता। वो क्यों? क्योंकि हम लोग वाटर को क्या करते जा रहे हैं? फ्यूचर जनरेशन के लिए कंजर्व नहीं कर रहे हैं। वी आर वेस्टिंग द वाटर। और जो चीज़ हम वेस्ट कर रहे हैं, नो डाउट ये एक साइकिल चलता रहता है, हमें मिलता रहता है, बट एक टाइम ऐसा भी आ सकता है कि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी पानी नहीं होगा, ठीक है। तो अब जैसे कि इंडस्ट्रीज में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए क्या होता है, कई बार हमें
बोरिंग करनी पड़ती है। बोरिंग में पहले क्या होता था कि जब पानी हमें चाहिए तो बोरिंग करते थे तो लगभग 30 से 40 फीट पे पानी निकल आता था, ठीक है। लेकिन आज की डेट में 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर तक भी अगर हम बोरिंग करते हैं तो पानी नहीं निकलता। वो क्यों? क्योंकि लेवल बहुत डाउन होता जा रहा है ग्राउंड वाटर का, ठीक है। तो ये है हमारा एग्जाम्पल कि हमें सस्टेनेबल यूज करना चाहिए ग्राउंड वाटर का। नेक्स्ट इज यूज ऑफ क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल क्या है? एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। अब आप ये देखिए कि आपने अपने एक्टिवा में डीजल या पेट्रोल जो है वो फिल करवाया, आपने घूम फिर आया, वो पेट्रोल क्या है, वो क्या हो गया, वो धुआं बन के उड़ गया। अब वो तो दोबारा नहीं ना आ सकता। नो डाउट ग्राउंड वाटर है, बारिश होगी तो आ सकता है पानी, लेकिन वो जो आपने डीजल पेट्रोल जो आपने धुएं में उड़ा दिया, क्या वो दोबारा आ सकता है? वो नहीं आ सकता। तो क्रूड ऑयल क्या होता है? जब ऑयल रिफाइनरीज जो होती हैं, अब वहाँ से डीजल पेट्रोल तो हमें मिल जाता है, लेकिन अब जो ऑयल वेल्स होते हैं, अब ऑयल वेल से वही डीजल पेट्रोल बनने में लाखों साल लग जाते हैं। आपने धुआं बन के उड़ाने में उन्हें देर नहीं लगाई, लेकिन उसे बनने में लाखों साल लग जाते हैं। तो क्रूड ऑयल का केस भी अगर हम देखते हैं तो हमें फ्यूचर जनरेशन के लिए ये सस्टेन करके रखना जरूरी है। एक कोटेशन है, इस कोटेशन पे आपका क्वेश्चन भी बन के आ सकता है और इसे समझना भी जरूरी है। देखिए, वी हैव नॉट इनहेरिटेड द वर्ल्ड फ्रॉम आवर फोरफादर्स, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन। समझने की जरूरत है, इसे समझिए। हमने जो ये वर्ल्ड है ना, अपने फोरफादर्स, अपने पूर्वजों से इनहेरिटेड, मतलब विरासत में हमें नहीं मिला है, ठीक है। वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन, हमने अपने बच्चों से इसे उधार लिया है। और आप ये समझिए, जो चीज अगर आपने किसी से भी उधार ली है तो आपने उसे वापस लौटानी है। तो ये रिसोर्सेज जो आज आप यूज कर रहे हो, तो आप अपने बच्चों से उधार लेके यूज कर रहे हो, तो कल को आपने इसे अपने बच्चों को लौटाना है, वापस करना है। मींस अगर आज आप ये सस्टेन करके रखोगे, सस्टेनेबल यूज करोगे, तो कल तभी आप इसे अपने बच्चों के लिए कंजर्व करके रख सकते हो। समझ में आ गई बात? तो आपने जब भी ये क्वेश्चन, आपके पास सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट का क्वेश्चन जब भी आएगा, तो आपने इस कोटेशन से स्टार्ट करना है, कोटेशन को एक्सप्लेन करना है। अगर आपने इस कोटेशन से स्टार्ट किया तो एग्जामिनर समझ जाएगा आपको इस कॉन्सेप्ट की नॉलेज है। क्लियर? तो ये टॉपिक आपका यहाँ पे ओवर। तो विद दिस टॉपिक योर चैप्टर इज ओवर। आपने क्या करना है, इस चैप्टर की 3 वीडियोस बनी है, तो तीनों वीडियोस को बहुत अच्छे से वॉच करना है, जिससे कि ये सारा चैप्टर आपको बहुत इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। ओके, नाउ वॉच दिस वीडियो। बाय।